गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह मस्त स्वस्थ घर पर होंगे। तो बच्चों, मयंक सर, अपन ने जो मोलिकुलर बायोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, उसमें अपन ने लास्ट जो लेक्चर था बच्चों, उसमें जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस किया था। आज वाले लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं अब ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। तो बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, देखो रेप्लिकेशन में तो बच्चों अपन ने बताया था कि भी डीएनए से कौन बनेगा, डीएनए। तो डीएनए से डीएनए बनना तो रेप्लिकेशन था। फिर अपन ने एक जेनेटिक कोड के बारे में भी डिस्कस किया था कि ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस 3 न्यूक्लियोटाइड, वो क्या होता है, जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस किया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन ने उस लेक्चर में डिस्कस किए थे बच्चों। आज जो अपन बात करते हैं, आज अपनी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन, इसी को अपन बोलते हैं बच्चों हिंदी में अनुलेखन। तो बट पहले भी आया है, हमने बताया है कि भी डीएनए से जो आरएनए बनता है बच्चों, डीएनए से एमआरएनए का बनना, वही वाली प्रोसेस क्या कहलाती, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से अपना जो डीएनए है वो अपनी इंफॉर्मेशन को किसे दे देगा, एमआरएनए को। तो डीएनए से एमआरएनए बनना, मैसेंजर आरएनए बनना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि डीएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है बच्चों, डीएनए के पास जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं, उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए उसे वो ट्रांसफर करेगा, किसे, ट्रांसफर टू एमआरएनए। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए को स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और हमें पता है बच्चों, एमआरएनए फिर आगे क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा, जो अपन जो सेंट्रल डोग्मा में पढ़ के आए थे। तो बात सीधी सी होगी कि क्या डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचनाएं, उन्हें ट्रांसफर करना किसको, एमआरएनए को, वही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर बात? अब देखियो, ये तो बच्चों प्रोकैरियोट में क्या होता है, अभी डिफरेंस भी समझ लेंगे। प्रोकैरियोट में डीएनए से सीधा एमआरएनए बनता है। यूकैरियोट में हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट नहीं बनेगा, डीएनए से पहले एक बनता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से फिर बच्चों क्या बनेगा, एमआरएनए। क्या है, अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट में डीएनए सीधा एमआरएनए बनाएगा, बट इन यूकैरियोट बच्चों पहले क्या बनेगा, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, देन वो एमआरएनए। चलें, तो ट्रांसक्रिप्शन का मीन डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किससे ट्रांसफर करना, एमआरएनए को। अब बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट ऑफ डीएनए which participate in ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए का वह भाग जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए एक वर्ड आता है, इट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसे अपन बच्चों बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या अनुलेखन इकाई। क्या कहा अपन ने, पार्ट ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का भाग जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है, डीएनए का जो सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसे अपन बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अनुलेखन इकाई। इसके बारे में अपने एनसीईआरटी में बता रखा है कि बच्चों जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसके 3 पार्ट बता रखे हैं। एक तो इसमें होता है प्रमोटर, प्रमोट करने वाला प्रमोटर। एक बच्चों इसमें आती है स्ट्रक्चरल जीन, और एक इसमें आता है टर्मिनेटर। 3 वर्ड हमने लिखे, क्या बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर आ गया, स्ट्रक्चरल जीन आ गई और टर्मिनेटर आ गया। स्ट्रक्चरल जीन को तो हिंदी में क्या बोल दिया, संरचनात्मक जीन। टर्मिनेटर को क्या बोल दो, समापक जीन। प्रमोटर प्रारंभक बोल सकते हैं, आरंभ करने वाला, प्रमोट करने वाला, स्टार्ट करने वाला।
तो फिर से सुन लो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, अनुलेखन इकाई क्या है बच्चों? डीएनए का पार्ट सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट आपको बता दिए। पहला कौन? प्रमोटर, एक आ गया स्ट्रक्चरल जीन, और एक बच्चों क्या है? टर्मिनेटर। तो नाम से देखो, टर्मिनेटर समापक है, ये समाप्त करेगा, रोकेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होगा स्ट्रक्चरल जीन से, और स्टार्ट करने वाला प्रमोटर। अब देखो, इस पे अपन बाद में आते हैं, इसी पे एक बार। पहले एक सिंपल से एनसीईआरटी के डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स में आपको बता देता हूं कि इनकी पोजीशन कैसे क्या होती है। तो अब आपको ध्यान है ना, डीएनए से आरएनए जब बनेगा बच्चों, डीएनए से जब क्या बनेगा? आरएनए। तो अपने पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, 3 to 5, और एक, चलो इसको अपन इस कलर में बता दे, ये 5 to 3 डेज। 3 to 5 वाला तो बच्चों कौन सा था? टेम्पलेट स्ट्रैंड। 5 to 3 वाला कौन सा था? कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? अब आरएनए बनाने में, ट्रांसक्रिप्शन में किसका रोल रहेगा? गड़बड़ मत बोल दियो, बता रखा है। ट्रांसक्रिप्शन जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड, वही पार्टिसिपेट करेगा किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में, और उसी से क्या बनेगा? एमआरएनए। और चाहे नया एमआरएनए, आरएनए बनो या डीएनए, हमेशा बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन। न्यूक्लिक एसिड हमेशा बच्चों 5 to 3 डायरेक्शन में बनते हैं। क्लियर ये चीज? तो जो 3 to 5 वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वही ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करके क्या बना देगा? एमआरएनए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब लो, वो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ये अदर नेम भी होते हैं, ये भी बता रखे हैं मैंने। मास्टर स्ट्रैंड भी बोलते हैं बच्चों इसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम मास्टर स्ट्रैंड, ऑल्सो कॉल्ड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। देखो, नाम नॉन कोडिंग है, कंफ्यूज मत होइयो। ये कोडिंग है तो टेम्पलेट को क्या बोल दिया? नॉन कोडिंग। और इसी को बच्चों बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। वो सेंस हो गया, ये कौन सा कहलाएगा? एंटी सेंस स्ट्रैंड। प्रति अर्थ रज्जुक भी बोलते हैं ना, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के अनदर नेम है। यही ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेंगे। अब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बच्चों अपन बात कर रहे थे, वो देखियो एनसीईआरटी में कैसे बता रखा है, वही अपन, ये तो 3 to 5 डेज, ठीक है, ये आ गया 5 to 3 डेज, फिर वापस वहीं ऊपर आएंगे 3 to 5 और 5 to 3 डेज। अब इस पे बच्चों लगा रहता है, जैसे यहां ये तो आ गया प्रमोटर, प्रमोट करेगा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये टर्मिनेटर। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब बच्चों इसमें देख लो, ये वाला, ये क्या है? टर्मिनेटर, ठीक है, समापक। ये वाला प्रमोटर, ये डायरेक्शन मतलब इधर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और ये बीच में स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट, बीच वाला स्ट्रक्चरल जीन फॉर्म करेगा। ये टर्मिनेटर, स्टार्ट में प्रमोटर, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ये डायरेक्शन, बीच में स्ट्रक्चर, और टर्मिनेटर जहां आ गया वहां वो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बच्चों सीधी सी बात है कि जो 3 to 5 डेज आपको लगाया है, ये वाला डीएनए तो है टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का, और 5 to 3 वाला बच्चों कौन सा है? कोडिंग स्ट्रैंड। आ रहा है डायग्राम? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? टेम्पलेट और कोडिंग। अब बच्चों देखो क्या पूछ लेते हैं, प्रमोटर और टर्मिनेटर के रेफरेंस में पोजीशन आती है इनकी। ये जो प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है, किधर कहां प्रेजेंट होंगे? तो देखो सिंपल सी बात, प्रमोटर कहां दिख रहा है? किधर जुड़ा प्रमोटर? अब 3rd स्टैंड पे है, 5th पे है, तो आपको जैसे पूछ ले अगला कि भाई जो प्रमोटर है वो टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट स्टैंड के तो कौन से साइड में? 3rd एंड पर है, और कोडिंग स्टैंड के कौन से एंड पर है? 5th एंड पर है, ठीक है। टर्मिनेटर बच्चों टेम्पलेट के तो 5th पर है और कोडिंग के 3rd पर है। तो नॉर्मल क्वेश्चन आया ना कि भाई पोजीशन ऑफ प्रमोटर की स्थिति बताओ, कौन से एंड पर है? तो बच्चों अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया है और अगले ने टेम्पलेट कोडिंग दे नहीं रखा है, तो हम हमेशा कोडिंग के बेस पर
उसकी पोजीशन बताएंगे। कोडिंग के बेस पर आपको बतानी है कि प्रमोटर किधर है और टर्मिनेटर किधर है। किसके बेस पर? विद रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड। तो प्रमोटर की पोजीशन क्या बताओगे? कोडिंग के कौन से एंड पर? तो मैंने सीधा लिख दिया 5th एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कुछ नहीं पूछा तो कोडिंग के, ये 3rd एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? हाँ, अगर आपसे पूछ ही ले कि भाई टेम्पलेट स्ट्रैंड के रेफरेंस में बताओ, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के रेफरेंस में बताओ तो प्रमोटर 3rd एंड पर आ गया और टर्मिनेटर आ गया 5th एंड पर। लेकिन अगर कुछ नहीं पूछा हो तो आपका आंसर किसके रेफरेंस में जाएगा? विद रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड। तो प्रमोटर की पोजीशन 5th एंड पर आ गई, टर्मिनेटर की पोजीशन 3rd एंड पर आ गई। क्लियर है पहली चीज? कोई डाउट नहीं। दूसरा, प्रमोटर हमेशा लगा रहता है प्रेजेंट एट अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, और ये जो है टर्मिनेटर ये रहेगा बच्चों डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। अनुप्रवाह प्रति प्रवाह है। ये पोजीशन अप स्ट्रीम, ऊपर की साइड में स्ट्रक्चरल जीन के जो स्टैंड ऊपर वाला रहेगा वो अप स्ट्रीम हो गया, और नीचे वाली साइड के जो स्टैंड रहेंगे वो डाउन स्ट्रीम हो गए। तो पोजीशन ये भी ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी में है। प्रमोटर कहाँ? स्ट्रक्चरल जीन के हमेशा अप स्ट्रीम, ऊपर की साइड में, और जो टर्मिनेटर है वो स्ट्रक्चरल जीन के नीचे की ओर लगा रहता है, डाउन स्ट्रीम, अप डाउन, ऐसे याद रख लीजिए बच्चों। तो ये प्रमोटर हो गया और दूसरा टर्मिनेटर। उस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए का वो वाला पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है, जिसमें एक प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और बच्चों क्या है? टर्मिनेटर। प्रमोटर स्टार्ट करेगा, टर्मिनेटर टर्मिनेट समाप्त करेगा। इसमें रेगुलेटर ऑपरेटर भी आते हैं बट उनको जनरली यहां पर इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट चलें बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद अब जो ट्रांसक्रिप्शन है बच्चों, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, वो देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको अपन एक साथ में आपको बच्चों एक्सप्लेन कर दूं कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। इधर आ गया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। तो दोनों में ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो बच्चों पहला ही प्रोकैरियोट में देख लो, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखना, अच्छे से सुन लियो इन दोनों के डिफरेंस। प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन की साइट है बच्चों, कहां होगा? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए चाहिए, डीएनए से आरएनए बनाना आपको, एमआरएनए। तो डीएनए कहां है? भी सेल में हम बोल देते हैं न्यूक्लियस के अंदर है, बट प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं, तो यहां ट्रांसक्रिप्शन का स्थल इन साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहां हुआ बच्चों? साइटोप्लाज्म में हुआ। जबकि यूकैरियोट की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? इन न्यूक्लियस, वो केंद्रक में होता है। डीएनए से एमआरएनए न्यूक्लियस में बनेगा, यूकैरियोट्स में। क्लियर है पहला डिफरेंस? अगला नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स में बच्चों अभी बता रहे थे अपन, डीएनए से डायरेक्ट क्या बन जाएगा? आरएनए। डीएनए से सीधा क्या बनेगा? एमआरएनए। और यूकैरियोट्स में बच्चों डायरेक्ट नहीं बनता, डीएनए पहले फॉर्म करेगा एचएनआरएनए, एचएनआरएनए से बच्चों अगले स्टेप में बनेगा एमआरएनए। तो यूकैरियोट्स में एक नया वर्ड बीच में आ रहा है, एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो यहां बच्चों एक छोटा सा वर्ड और लिख रहा हूं मैं, एचएनआरएनए से जो एमआरएनए बनेगा इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग प्रोसेस। किससे? एचएनआरएनए से क्या बनना? एमआरएनए, स्प्लाइसिंग। इसको भी अपन अभी इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं ऐसा बता सकता हूं कि प्रोकैरियोट में बच्चों स्प्लाइसिंग होती है कि नहीं? नहीं होगी। और यूकैरियोट में स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है। स्प्लाइसिंग का मतलब हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए से क्या बनना? एमआरएनए।
क्लियर, वो स्प्लाइसिंग बोलते हैं इसको, क्यों होता है उस पर भी आ जाएंगे। तो डीएनए से एचएनआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और ये वाला स्प्लाइसिंग। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस यहां से यहां तक, ये पूरी प्रोसेस किस में चल रही है? न्यूक्लियस में। स्प्लाइसिंग भी कहां? न्यूक्लियस। अब यहां एचएनआरएनए बनता ही नहीं, तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं होती प्रोकैरियोट्स में। क्लियर। तो एक बार बैक्टीरिया के रेफरेंस में आया हुआ है, स्प्लाइसिंग बैक्टीरिया में नहीं होगी, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। ठीक, अगले डिफरेंस में चले बच्चों। चलो, एक पीछे वाले लेक्चर में आपको बता रखा है, प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक बताया था बच्चों, याद आया क्या? सिस्ट्रोन जीन के। और यहां जो होता है वो एमआरएनए यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, बता रखा है मैंने। पोलीर मोनो एमआरएनए के टाइप्स में बता दिए थे। अगर प्रोकैरियोट में तो एक एमआरएनए से कई टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। यहां बच्चों एक ही बनती है, इसलिए मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक, चलो अगला डिफरेंस। प्रोकैरियोट्स में बच्चों इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ रहा है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक एंजाइम मेन यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज। और इसमें एक ही टाइप का, वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, जबकि यहां 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होते हैं। कंफ्यूज मत होना। और एप्लीकेशन में डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में 3 थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यूकैरियोट में 5 आए थे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन वाले। ये आरएनए पॉलीमरेज है जो प्रोकैरियोट में एक टाइप का और यूकैरियोट में 3 टाइप के बच्चों होते हैं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बने हुए हैं। अब पॉलीमरेज भाई एक ऐसा आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में क्या है, देखो डीएनए से आरएनए बना रहे हो ना बच्चों आप, डीएनए से आरएनए, तो सेंट्रल डोग्मा में मैंने एंजाइम बताया था डीएनए से आरएनए, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वही पॉलीमरेज यहाँ एक टाइप का है और वहां वो 3 टाइप के। कौन से वे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वही है ये, यहाँ एक ही टाइप का होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर जैसे थोड़ी सी बता रखी है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों, ये एक्चुअल में एक होलो एंजाइम होता है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, एंजाइम में जो बताते हैं इसके 2 पार्ट है, एक तो इसका कोर पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट, एक इसमें होता है सिग्मा फैक्टर। तो आरएनए जो पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का यूज होता है, यूकैरियोट में वो 3 टाइप के काम आते हैं। एक होलो एंजाइम है, जो होलो एंजाइम आता है उसमें 2 पार्ट से मिलकर बनता है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। तो कोर प्लस सिग्मा फैक्टर। कोर जो होता है फैक्टर, इसमें बच्चों कोर वाले में अल्फा, अल्फा डेश, बीटा, बीटा डेश एंड ओमेगा ई यूनिट प्रेजेंट होती है। 5 यूनिट मान लो इसके कोर पार्ट में प्रेजेंट होगी। अगर स्ट्रक्चर अपन देखें तो ऐसे अपन बना सकते हैं, कैसे कि भाई 1 यूनिट ओमेगा, ये मान लो अल्फा, अल्फा डेश, कैसे ही बीटा, ये बीटा डेश, ये इसका एक कंप्लीट कोर पार्ट। और इसी कोर पार्ट से हमने क्या जोड़ दिया, ये मान लो अपन ने जोड़ दिया यहां एक सिग्मा फैक्टर, कोर यूनिट होती है होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में एक टाइप का, वही एक टाइप का पॉलीमरेज आरएनए बना देगा। और ये कौन सा आरएनए बच्चों? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर। अब जो उधर है वो 3 टाइप के हमने वैसे तो बता दिए थे पीछे भी, लेकिन फिर सुन लेना, इधर यूकैरियोट में कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है, कौन कौन से देख लो। अब वो कौन कौन से पॉलीमरेज है और कौन कौन से आरएनए बनाते हैं बता रखे हैं मैंने, क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों, ध्यान से सुन लियो। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और एक आ गया था आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यूकैरियोट में पॉलीमरेज कितने टाइप के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा आरएनए बनाएगा किससे? पॉलीमरेज फर्स्ट से तो आरआरएनए, इससे बच्चों एमआरएनए, इससे बनता है टीआरएनए।
वही सीक्वेंस RMT, ये वाली सीक्वेंस। तो पॉलीमरेज फर्स्ट से राइबोसोमल, मैसेंजर और उससे tRNA। अब राइबोसोमल आरएनए के अलावा बच्चों इससे फर्स्ट से वही राइबोसोमल में 5.8 एसआरएनए था, 18 एसआरएनए और 28 एसआरएनए, ये सारे किससे बनते हैं? पॉलीमरेज फर्स्ट। तो आर से याद रखना, राइबोसोमल, राइबोसोम बनाने वाले लिखवाए थे आपको, ठीक। सेकंड में एमआरएनए से पहले कौन बन रहा था? एचएनआरएनए। यूकैरियोट में तो एचएनआरएनए एमआरएनए दोनों पॉलीमरेज सेकंड से। इससे टीआरएनए 5 एसआरएनए और एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एसएनआरएनए का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में होते हैं स्मॉल साइज की स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, वो पॉलीमरेज थर्ड से बच्चों बनते हैं। बाकी मेन तो ये तीनों ही आ गए, आर, एम और टी, ये ध्यान रख लीजिए, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। क्लियर है बेटा जी? अब हम जो ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं उसमें बच्चों कौन सा आरएनए आप बना रहे हो? डीएनए से कौन सा बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए बनने का मतलब इन तीनों में से कौन सा पॉलीमरेज यूज हो रहा है यूकैरियोट में? तो आपका आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यूज हो रहा है, बस जो एमआरएनए और एचएनआरएनए बनाता है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। मेजर डिफरेंस हो गया आरएनए पॉलीमरेज में, जो प्रोकैरियोट में एक टाइप का है और यूकैरियोट में बच्चों 3 टाइप का होता है। अगला एक और डिफरेंस, प्रोकैरियोट में एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, प्रिब्नाउ बॉक्स, सुन लेना। यूकैरियोट में टाटा/हॉगनेस बॉक्स, टाटा/हॉगनेस बॉक्स प्रेजेंट। ये क्या है बच्चों कि प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में डीएनए के जिस पार्ट, जहां से, अब अपने को पता है डीएनए से आरएनए बन रहा है, अब डीएनए में जहां से स्ट्रैंड में जिस जगह से आरएनए का इनिशिएशन होगा, आरएनए बनना स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, उस इनिशिएशन पॉइंट के लिए वर्ड आता है यहां प्रिब्नाउ बॉक्स और वहां टाटा बॉक्स। अब है क्या, देखो प्रिब्नाउ बॉक्स ये एक्चुअल में 6 स्पेसिफिक नाइट्रोजिनस बेस के पेयर होते हैं इनिशिएशन साइड, उसमें वो होता है, उसको बोलते हैं TAT8AT 1 2 3 4 5 और 6 TA, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन। तो ये डीएनए स्ट्रैंड की वो स्पेसिफिक साइट है, जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और इसको एक नाम दे दिया प्रिब्नाउ बॉक्स। पी से प्रोकैरियोट और पी से बच्चों प्रिब्नाउ बॉक्स। तो 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर का एक कॉम्बो है, ग्रुप है। ऐसे यूकैरियोट में बोला जाता है उसको टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स, और ये एक्चुअल में 6 की बजाय बच्चों 7 नाइट्रोजनस बेस पेयर का एक ग्रुप है, 7। और वो 7 कौन से हुए? TAT थाइमिन एडेनिन इस कॉम्बो से इसको टाटा या हॉगनेस बॉक्स बोला जाता है। बस पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट में डीएनए की जिस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रिब्नाउ बॉक्स के थोड़ा बाद से स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, इधर वो हॉगनेस बॉक्स के कुछ पार्ट से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये हॉगनेस और प्रिब्नाउ वर्ड आ जाए तो प्रोकैरियोट के रेफरेंस में प्रिब्नाउ, यूकैरियोट के रेफरेंस में टाटा और हॉगनेस बॉक्स। इसमें 7 बेस पेयर का एक ग्रुप आता है, यहाँ 6 नाइट्रोजन बेस पेयर का एक ग्रुप, ये सीक्वेंस। तो ये हमने डिस्कस किया किसका? प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और उसमें मेजर डिफरेंसेस। ठीक, अब अपन बच्चों इसकी प्रोसेस पे आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे। तो पहले जैसे रॉ मटेरियल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बच्चों है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या अपने को चाहिए। तो सबसे पहला एक मेन तो एंजाइम आ गए, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, जैसे अपन ने रेप्लिकेशन में भी बताए थे। इसमें मेन तो ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज, एक यूज होगा आरएनए लाइगेज, एक स्प्लाइसियोसोम। क्या यूज होता है वो भी अपन देखते हैं। स्नरप होता है, एक प्रोटीन इसमें आ जाएगा। तो एंजाइम पॉलीमरेज, आरएनए लाइगेज, स्प्लाइसियोसोम, ये वाले एंजाइम। पॉलीमरेज तो बता ही दिए थे, प्रोकैरियोट में 1 है, यूकैरियोट में 3 है। लाइगेज आप पढ़ते हो डीएनए लाइगेज, वो डीएनए को जोड़ता है। ये आरएनए जो लाइगेज है ये बाइंड करेगा आरएनए को, आरएनए को जो जोड़ता है वो आरएनए लाइगेज बोल दो।
स्प्लाइसियोसोम अभी पढ़ लेंगे अपन। तो रॉ मटेरियल में एक बच्चों एंजाइम आ गया, इसके अलावा डीएनए भी तो चाहिए। डीएनए से तो आरएनए बना, डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड चाहिए अपने को? टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए, इसी से आप आरएनए बनाओगे। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन या आरएनए प्लस प्रोटीन होती है राइबो, ये स्प्लाइसियोसोम एक एंजाइम बच्चों इसी से बनता है। हमने बताया था ना कि जैसे एक राइबोजाइम एंजाइम होता है बच्चों आरएनए से बनने वाला, वैसे ही एक और आरएनए से बना एंजाइम आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है स्प्लाइसियोसोम। नाम से याद रख लो, स्प्लाइसिंग बताई थी अपन ने, स्प्लाइसिंग प्रोसेस में जो एंजाइम आ रहा है वो स्प्लाइसियोसोम, अभी बता दूंगा इसका फंक्शन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए आ गया, एंजाइम आ गया, और कुछ फैक्टर भी इसमें बच्चों यूज करते हैं अपन, जैसे इनिशिएशन फैक्टर, प्रारंभन कारक, इलोंगेशन फैक्टर, दीर्घीकरण कारक, और एक टर्मिनेशन फैक्टर, समापन कारक, ऐसी वर्ड है। इनिशिएशन फैक्टर का मतलब ये तो वो कारक है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रारंभ करते हैं, तो इसको इनिशिएशन फैक्टर बोल देंगे। इलोंगेशन, दीर्घीकरण, अब जैसे ही आरएनए बनना स्टार्ट हो गया उसको इलोंगेट, दीर्घित करेगा। और टर्मिनेशन फैक्टर आ गए वो समापन कारक, ये जहां आ गए वहां आरएनए बनना टर्मिनेट, समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एंजाइम की बात होगी, डीएनए चाहिए, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन स्प्लाइसियोसोम के रेफरेंस में जो स्टार्ट करेगा वो इनिशिएशन फैक्टर है, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब स्टेप पे अपन आते हैं, तो रॉ मटेरियल की अपन ने बात की। नेक्स्ट बच्चों, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मैकेनिज्म, अनुलेखन के स्टेप कि किस स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो बच्चों वैसे तो 3 स्टेप है, लेकिन जैसे सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। देख लो, रेप्लिकेशन से थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है। रेप्लिकेशन में बच्चों क्या था, सबसे पहले स्टेप में डीएनए से डीएनए बना रहे थे, तो वहां एक्टिव करने के लिए वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड थे ना, डीएनए से डीएनए डीऑक्सी हो गए, या आरएनए बन रहा है डीएनए से, तो एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, यही सबस्ट्रेट का काम करते हैं। तो जैसे अपन ने बोल दिया कि भाई राइबोन्यूक्लियोटाइड में आ गया राइबो एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, बिल्कुल वही रेप्लिकेशन में आया था। राइबो जीएमपी, राइबो सीएमपी, बस ध्यान रखना थाइमिन की जगह कौन, यूरेसिल, आरएनए है तो यूरेसिल, मोनोफॉस्फेट है। इनको एक्टिव करने के लिए इनमें जोड़ दो क्या, फॉस्फेट बॉन्ड दे दो इनको, +3 फॉस्फेट जब इसको इनको मिल जाएगा बच्चों, फॉस्फेट बॉन्ड मिलते ही ये बन जाएगा राइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट। तो सारे मोनोफॉस्फेट से आ गए ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट बनते ही वो एक्टिवेटेड हो गए। अब ये जो ट्राइफॉस्फेट है बच्चों, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है वही सेम रेप्लिकेशन वाली बात, एटीपी और से इनसे फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट अलग हो गए, एनर्जी भी मिली और एक्ट एज ए सबस्ट्रेट, क्रियाधार की तरह काम आ गए ना। तो बस ये वापस फॉस्फेट देके मोनोफॉस्फेट में सबस्ट्रेट का काम करेगा, एनर्जी भी रिलीज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां डीऑक्सी थे, यहां राइबो थे, यही एक्टिवेट, तो फॉस्फेट जोड़ के इनको एक्टिवेट कर दो, देन फिर वो न्यूक्लियोटाइड वहां अवेलेबल करवा देंगे, नाइट्रोजनस बेस की सप्लाई कर देंगे। अब जो मेजर इनके स्टेप्स है बच्चों, उनकी अपन बात करें। ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप वही इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डायग्राम एक साथ ही बना के समझ लेता हूं। दूसरा बच्चों अभी जो लिखा था वही इलोंगेशन, और तीसरा स्टेप इसका आ गया टर्मिनेशन, समापन। 3 स्टेप आ गए किसके, ट्रांसक्रिप्शन के, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में बच्चों देखो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बस मैं ये बता देता हूं, एक तो आरएनए पॉलीमरेज तो चाहिए ही चाहिए,
पॉलीमरेज के साथ बच्चों एक फैक्टर यहां काम आता है, वही जो अभी आपको बताया था सिग्मा फैक्टर, ये ध्यान रखना है। सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा। फिर इलोंगेशन में नया जो न्यूक्लियोटाइड है वो जोड़ता रहेगा आरएनए पॉलीमरेज। इसका फंक्शन हो गया एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहेगा। राइबो न्यूक्लियोटाइड ही होंगे वो, जाहिर सी बात है। तो नए न्यूक्लियोटाइड उस स्ट्रैंड को देते रहो तो आरएनए बन रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। टर्मिनेशन में बच्चों आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर आता है, दैट्स कॉल्ड रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर आ गया? रो फैक्टर। तो इसको रो फैक्टर जो आता है, बस ये ध्यान रख लियो, रो फैक्टर होता है टर्मिनेशन फैक्टर। तो जहां रो फैक्टर अटैच हुआ वहां समाप्त हो जाएगी, और जहां सिग्मा फैक्टर है बच्चों वो है इनिशिएशन फैक्टर। तो अब देख लो आरएनए पॉलीमरेज तो सब में रोल प्ले कर रहा है, चाहे इनिशिएशन हो, इलोंगेशन हो या टर्मिनेशन। बट स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर ये आएगा जहां टर्मिनेट हो जाएगी। और मेन जो पॉलीमरेज है वो इलोंगेशन में काम आ रहा है। आरएनए पॉलीमरेज केवल ये नए न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड दे रहा है, वो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, और डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए। क्लियर है? ये 3 स्टेप बस। अब इसको अपन डायग्राम से समझ लें। एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, एम्स में वो डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, वो मैं थोड़ा सा उसी से बता देता हूं बच्चों कि जैसे ये अपने पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड क्या है? डीएनए। ये लो, ये 3 to 5 स्ट्रैंड है, ये 5 to 3 स्ट्रैंड है। कलर से पता चल जाएगा। अब 3 to 5 वाला तो बच्चों कौन सा हो गया? ये टेम्पलेट है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो ये अपने को दिख रहा है बोर्ड पर क्या? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए से आपको आरएनए बनाना है तो कौन सा स्ट्रैंड यूज हुआ? टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज हुआ। टेम्पलेट का मतलब येलो वाला, तो चलो सीधा इनिशिएशन ही कर दें। अब येलो वाले स्ट्रैंड पे बच्चों येलो वाले पे यहां ये जुड़ा आरएनए पॉलीमरेज, येलो वाले पे जुड़ेगा टेम्पलेट पे। और पॉलीमरेज के साथ इनिशिएशन करना है तो एक इनिशिएशन में आप किसको साथ जोड़ोगे? एक ये जुड़ेगा यहां सिग्मा फैक्टर। समझ गए बच्चों? तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन जुड़ा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा जुड़ने का मतलब चेन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? इनिशिएट होगा, प्रारंभ होगा। क्लियर है? तो ये इनिशिएशन आ गया। अगले स्टेज में ये लो, फिर से डीएनए। अब तो ये जो अपना है पॉलीमरेज आगे चलेगा, इसे बस डीएनए टेम्पलेट के साथ साथ चलेगा। जैसे जैसे आगे चलेगा इलोंगेशन होगा, उस डीएनए के टेम्पलेट से क्या बनता रहेगा? एमआरएनए। तो मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज बच्चों अपन यहां से ले गए, यहां इस येलो वाले पे आ गया, मतलब यहां से आ गया, यहाँ की बजाय इसको यहाँ ले लो, ये लो, ये आ गया आरएनए पॉलीमरेज। अब सिग्मा की जरूरत नहीं है, वो तो उसने स्टार्ट कर दिया। तो इलोंगेशन में जो पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे जाएगा, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से बच्चों कौन बनेगा भाई? ये एक आरएनए बनता रहेगा। ये लो, तो ये जो 3 to 5 वाला है ना, तो ये जो येलो वाला बच्चों टेम्पलेट स्ट्रैंड ही तो है। इस येलो वाले पे जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे चलेगा, उससे बाहर कौन आता रहेगा? एक आरएनए। तो ये आरएनए बनना स्टार्ट हो गया, वो 5 to 3 बनेगा। आरएनए जो बन रहा है वो आरएनए पॉलीमरेज बना रहा है, क्योंकि पॉलीमरेज आरएनए बनाने के लिए क्या दे रहा है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? चलो आगे चलता रहेगा, तब तक आगे चलेगा जब तक कौन सा फैक्टर नहीं आ जाए? रो फैक्टर। रो आने का मतलब बच्चों चेन क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। ये लो, अब आरएनए पॉलीमरेज फाइनली यहां लास्ट तक आया, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये बच्चों, और साथ में यहां ये जुड़ गया रो फैक्टर। रो फैक्टर आ गया। तो जब रो फैक्टर जुड़ता है का मीन चेन अपनी क्या हो गई? टर्मिनेट। और ये आ गया नया आरएनए।
तो रो फैक्टर जुड़ जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो गया। सिग्मा स्टार्ट करता है, पॉलीमरेज उसको इलोंगेट करेगा, दीर्घित करेगा, बढ़ाएगा, रो फैक्टर होते ही वहां चेन टर्मिनेट हो गई। तो ये डीएनए से क्या बना, आरएनए। अब देखो बच्चों, आरएनए जो बना है उसमें अगली जो प्रोसेस होती है, एक छोटा सा वर्ड लिख रहा हूं मैं, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एंड टेलिंग, कैपिंग टेलिंग को अपन बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस मतलब पश्च अनुलेखन प्रक्रिया। पश्च अनुलेखन प्रक्रिया मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। इसमें दो वर्ड है, केपिंग और टेलिंग। केपिंग, केप, हाँ आगे सिर पर लगी रहती है ना कैप, तो आगे वाली साइड तो पांचवा एंड बच्चों, आगे ये तो बना 5 आरएनए बना 5 थर्ड एंड, तो आगे वाली साइड को केप बोल दो, पीछे वाली साइड को टेल। कैपिंग और टेलिंग इससे वर्ड लिया है। तो देखो कैपिंग और टेलिंग के टाइम होता क्या है, दो वर्ड लिखे हैं बच्चों, कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग में क्या होगा, जो केपिंग प्रोसेस है इसमें और टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो होता ये है, केपिंग में तो एडिशन ऑफ 7-मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सुनते रहो, एडिंग में एडिशन ऑफ 200 से 300 एडिनिन, पॉली एडिनाइलेशन। तो कहने का मीन केपिंग और टेलिंग में देखो क्या हुआ बच्चों में, छोटे से डायग्राम से समझ लो कि जो डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से क्या बना, ये मान लो आरएनए बना, ये है 5 एंड और ये इसका क्या है, थर्ड एंड, ये तो आरएनए बना। अब जो 5th एंड है, 5th एंड के आगे, 5th के आगे इस तरफ जो जोड़ी जाएगी ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान से सुन लेना। और जो थर्ड एंड है बच्चों, तीसरा सिरा, इसके बाद जो जोड़ा जाएगा वो पॉली एडिनाइलेशन। पॉली का मतलब कई सारे एडिनिन ऐड हो जाएंगे, 200 से 300। तो 5th एंड, 5वें एंड पर जुड़ रहा है, तब तो ये क्या कहलाया, केपिंग। तीसरे किनारे पर जो जुड़ रहा है वो टेलिंग, पुच्छन उसको बोलते हैं, पुच्छन हिंदी में। अब ये होता है Mg मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट और वो पॉली एडिनाइलेशन, ये आ गया। तो 5th और किस एंड पर जुड़ेगा, थर्ड एंड पर जुड़ता है, इनको हम केपिंग और टेलिंग बोलते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है, इसलिए बच्चों क्या कहलाई, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, पश्च अनुलेखन प्रक्रिया। क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नाम पूछा जा सकता है, मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ 200 से 300 एडिनिन, तो पॉली एडिनाइलेशन, कई जुड़े तो पॉली एडिनाइलेशन। अब चलो केपिंग और टेलिंग के बाद नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रहा हूं, स्प्लाइसिंग प्रोसेस। अगली हेडिंग डलिए स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग जो मैं आपको बता रहा था, ये बच्चों केवल किस में होगी, यूकेरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो एचएनआरएनए बनता ही नहीं। और स्प्लाइसिंग में जो एचएनआरएनए बना है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, उससे हम क्या बना देंगे, एमआरएनए। और यूकेरियोट्स में भी कहां चलेगी, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में तो होती है स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस में बच्चों जो एंजाइम यूज होता है, जो एंजाइम यूज होते हैं कौन से, एक तो वही नाम से स्प्लाइसियोसोम, एक एंजाइम आएगा वो आरएनए लाइगेज। ये दोनों एंजाइम इस प्रोसेस में यूज होते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में एक्चुअल में होता क्या है वो सुन लो। होता अपने को ये तो पता है कि एचएनआरएनए से एमआरएनए बनेगा। और स्प्लाइसिंग में बच्चों रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, काम की चीज आ रही है, कान खोल लेना। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन को हटाया जाएगा कौन सी प्रोसेस में, स्प्लाइसिंग में। तो पहली चीज स्प्लाइसिंग कहां हो रही है बच्चों, यूकेरियोट्स में, जिसमें एचएनआरएनए से कौन बन रहा है, एमआरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए से। कहां, न्यूक्लियस में चलेगी।
इसमें दो मेन एंजाइम काम आएंगे, कि स्प्लाइसियोसोम और दूसरा आरएनए लाइगेज। स्प्लाइसियोसोम एक्चुअल में है क्या वो समझ लो। ये बच्चों स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और प्रोटीन का मिक्सचर है। स्मॉल एसएन आरएनए का मतलब पूरा नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, छोटा केंद्र की आरएनए और प्रोटीन मिलकर। जैसे राइबोजाइम था ना, राइबोजाइम भी आरएनए से बना एंजाइम था। स्प्लाइसियोसोम भी बच्चों एक ऐसा एंजाइम है जिसमें कौन रोल प्ले करेगा, आरएनए। ये भी आरएनए से बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मॉल न्यूक्लियर, एक एससी आरएनए भी वर्ड आता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, और इनको वैसे बोलते हैं बच्चों स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, स्नरप, SNURP भी शॉर्ट में बोल देते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये स्प्लाइसियोसोम और साथ में आरएनए लाइगेज। अब स्प्लाइसिंग का मतलब किसको हटाना, इंट्रोन को हटाना। ये इंट्रोन क्या है भाई, तो आओ इंट्रोन पे अपन समझे। स्प्लाइसिंग में किसको हटाया जाएगा, इंट्रोन को। तो पहले थोड़ा सा समझ लें कि जो मान लो ये HNRNA बना है 5 to 3 days। अब बच्चों जो HNRNA बनता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोल देते हैं, प्राथमिक अनुलेखित, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद सबसे पहले तो HNRNA बनता ना, सबसे पहले mRNA तो उसके बाद बनेगा बच्चों। तो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहलाता है, प्रथम अनुलेखित HNRNA, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, विस्मांगी ये होता है बच्चों। अब जो ये बनता है इसमें देखो दो वर्ड में लिख रहा हूं, अब देखियो बोर्ड पे, ऐसे में चलो अलग अलग कलर से समझा दूं। एक ये ग्रीन कलर, एक बच्चों येलो कलर। तो ये कैसे, मतलब ये देख लो, ये ग्रीन कलर में बीच बीच में, और बाकी ये ऐसे मान लो दो अलग अलग कलर में दिख गए ना, आपको ध्यान रहे। ये जो HNRNA बना है 5 to 3 days, इसमें बच्चों देखो दो पार्ट। ग्रीन वाले को तो अपन मान लेते हैं इंट्रोन, येलो में जो बीच में आ रहा है वो है एक्सोन, फिर ग्रीन वाला इंट्रोन, येलो वाला एक्सोन। तो इंट्रोन एक्सोन ऐसे अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। और एक्चुअल में बच्चों जो इंट्रोन है अव्यक्तक, हिंदी में अव्यक्तक बोलते हैं, और दूसरा एक्सोन व्यक्तक, व्यक्त होने वाला, एक्सप्रेस जो होता है, जो खुद को एक्सप्रेस कर देगा, एक्सप्रेस प्रदर्शित कर देगा, एक्सप्रेस एक्सोन। दूसरा इंट्रोन। इंट्रोन जो बच्चों है वो नॉन कोडिंग होता है, एक्सोन वाला पार्ट कोडिंग होता है। कोडिंग का मतलब इसके पास सूचनाएं हैं और ये खुद को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, एक्सप्रेस करता है। ध्यान दियो, डीएनए ने अपनी सूचना किसको दी है, HNRNA को, फिर वहां से वो mRNA के पास जाएगी। तो डीएनए के जिस पार्ट के पास जो HNRNA बना है, इसमें से सूचना इंफॉर्मेशन किसके पास है, एक्सोन के पास है बच्चों। वो कोडिंग पार्ट है, कोडिंग टेम्पलेट से कंफ्यूज मत होना, वो अलग चीज है, छोड़ो इसको। एक्सोन कोडिंग पार्ट है जो खुद को आगे एक्सप्रेस करेगा, प्रदर्शित करेगा, इसके पास इंफॉर्मेशन है। इंट्रोन नॉन कोडिंग है, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई काम का नहीं है, तो इंट्रोन को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इंट्रोन नॉन कोडिंग है, इसको बच्चों जंक डीएनए भी बोल सकते हैं। जंक डीएनए, जंक फूड होते हैं ना, हाँ ये मैगी वैगी जो खाते हैं अपन, नूडल्स, जंक फूड जो हेल्थ के लिए सही नहीं रहते, वैसे ये जंक डीएनए भी कहलाता है। इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, किसके पास है, एक्सोन के पास है। एक्सोन जो खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो अब जो HNRNA बना बच्चों, इसमें इंट्रोन एक्सोन दोनों है, ठीक है। किसको हटा दो, जो काम का नहीं है उसको हटा दो। किसको हटाया, रिमूवल ऑफ इंट्रोन, इसमें से इंट्रोन को हटा दिया। अब इंट्रोन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जहां इंट्रोन है वहां कट लगाना पड़ेगा बच्चों, कट लगेगा बस, जहां जहां बीच बीच में इंट्रोन है वहां कट लगाओ। कट लगाने का काम यहां करता है वही एंजाइम स्प्लाइसियोसोम। तो स्प्लाइसियोसोम का काम है जहां जहां इंट्रोन वाला पार्ट है उस आरएनए के बीच में कट लगा दे। अब कट लगाने से क्या हुआ, हटा दो बीच वाला। किसको हटा देंगे अपन, इंट्रोन को हटा दें, इंट्रोन को हटा दो तो ये लो,
केवल येलो कलर वाले कौन है, एक्सॉन, एक्सॉन बच गए बच्चों, ये लो। और ये जो ग्रीन वाले हैं ये बीच में से इंट्रॉन हटने लग गए, ग्रीन वाले इंट्रॉन, इनको कट करके क्या कर दिया, हटा दिया, ये लो। अब जैसे इंट्रॉन हटे कौन बच गए, एक्सॉन बच गए। अब एक्सॉन को इस आरएनए के पार्ट को जोड़ने का काम यहां कौन सा एंजाइम कर देगा, वही आरएनए लाइगेज। लाइगेज यहां ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, बाइंडिंग ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन को जोड़ देगा, बस ये एक्सॉन जुड़ गए। एक्सॉन जुड़ते ही ये लो, ये एक्सॉन आपस में अटैच हुए, ये 5 to 3'। ये अब क्या कहलाएगा, mRNA। तो HNRNA से mRNA बनना क्या कहलाता है बच्चों, स्प्लाइसिंग कहलाता है, जिसमें हमें किसको हटाना है, इंट्रॉन को। इंट्रॉन को क्यों, क्योंकि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जंक डीएनए है, नॉन कोडिंग है। इंफॉर्मेशन किसके पास है, एक्सॉन के पास। खुद को कौन एक्सप्रेस करेगा, एक्सॉन। तो कट लगा के इंट्रॉन को हटाना कौन सा एंजाइम, स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसिंग में काम आएगा। फिर एक्सॉन को आपस में जोड़ना आरएनए लाइगेज, डीएनए में डीएनए लाइगेज, यहाँ आरएनए लाइगेज, और ये एचएनआरएनए से कौन बन गया, एमआरएनए। अब सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, एचएनआरएनए की लेंथ ज्यादा होगी कि एमआरएनए की, सिंपल सी बात है, ज्यादा कौन बड़ा, एचएनआरएनए जो है एक्चुअल में, हाँ साइज के बेस पर ये लार्जर देन एमआरएनए। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, कैसे, एमआरएनए एचएनआरएनए में से किसको हटाने पर बन जाएगा, इंट्रॉन को, बस। तो एचएनआरएनए में से जब आप इंट्रॉन हटा दोगे तो अपने पास कौन आ जाएगा, एमआरएनए। तो एमआरएनए में इंट्रॉन नहीं होता, डीएनए वाले पार्ट में दोनों होता है, एचएनआरएनए में दोनों होगा। क्लियर है। अब इसी से 2 वर्ड और क्लियर कर लो। एक में लिखता हूं स्प्लिट जीन, इंटरप्टेड जीन, एक नॉन स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन और नॉन स्प्लिट जीन। स्प्लिट का मतलब इंटरप्टेड, टूटी हुई, जगह जगह से इंटरप्ट हो। नॉन स्प्लिट, स्प्लिट जीन में तो वही आ गया जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। जिसमें दोनों प्रेजेंट है बच्चों वो स्प्लिट जीन। और नॉन स्प्लिट का मीन ओनली एक्सॉन, ऐसी जीन जिसमें क्या प्रेजेंट हो, केवल एक्सॉन, वो तो नॉन स्प्लिट कहलाती है। और जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों इंटरप्टेड है, इंट्रॉन भी है, इंटरप्टेड बोलते हैं उसको, एक्सॉन इंट्रॉन, तो वो कैसी जीन हो गई, स्प्लिट जीन हो गई। अब एग्जांपल ध्यान रख लेना, स्प्लिट जीन तो इन यूकैरियोट्स, बस यूकैरियोट्स में तो होगा स्प्लाइसिंग वगैरह, और जो नॉन स्प्लिट जीन है वो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो टुकड़ों वाली जीन, स्प्लिट टुकड़े, वो स्प्लिट है जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन इंटरप्टेड बोल देते हैं। और नॉन स्प्लिट ओनली एक्सॉन, जो किसमें है, प्रोकैरियोट। हिस्टोन भी बच्चों एक तरह से नॉन स्प्लिट ही होती है। अब स्प्लिट जीन जो है, ये लाइन भी अपने एनसीईआरटी की है। स्प्लिट जीन जो है वो ये शो करता है बच्चों एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। जो स्प्लिट जीन की प्रेजेंस है वो जीनोम के एंशिएंट फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंशिएंट का मतलब आदिम लक्षण, जीनोम के आदिम लक्षण को कौन दर्शाएगा, स्प्लिट जीन। तो ये हमने ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों डीएनए से क्या बनाया, एचएनआरएनए, और फिर हमने क्या बना दिया, एमआरएनए। फिर ट्रांसक्रिप्शन की हमने बच्चों स्टेप्स के बारे में बात की। पहले इनिशिएशन जिसमें सिग्मा फैक्टर, देन हमने बात की इलोंगेशन, और टर्मिनेशन में कौन सा आ गया, रो फैक्टर। क्लियर है। फिर हमने बोला स्प्लाइसिंग, कैपिंग और एडिंग के बारे में। एक बच्चों छोटा सा वर्ड यूटीआर, ये भी यही समझ लो आप, यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनुवादित क्षेत्र या अनुवादित क्षेत्र। हालांकि ट्रांसलेशन अगला बच्चों पॉइंट आएगा। अनट्रांसलेटेड रीजन तो मतलब ऐसा रीजन जो ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता।
अनुवादन होगा ना। अब आरएनए से आगे क्या बनाना है, अगले लेक्चर में अपन आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, वो ट्रांसलेशन है। अब आरएनए का वो पार्ट, एमआरएनए का वो पार्ट जो ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेगा, वो अनट्रांसलेटेड रीजन कहलाता है। यूटीआर का मतलब ये ट्रांसलेशन में बच्चों, अनुवादन में पार्टिसिपेट नहीं करता, अनुवादन में भाग नहीं लेता, ट्रांसलेशन में नहीं आएगा, आगे वाली स्टेप है। और इसकी जो पोजीशन है वो बता देते हैं, एमआरएनए में कहाँ होता है ये, तो पोजीशन बच्चों यूटीआर की आती है, एक तो बिफोर 5th एंड और आफ्टर 3rd एंड। तो पोजीशन क्या बताओगे, एमआरएनए के 5वें किनारे से पहले और तीसरे किनारे के बाद यूटीआर होता है जो ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेगा। हालांकि यूटीआर का फंक्शन बताते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवादन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। बताते हैं इसका फंक्शन, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवादन की एफिशिएंसी को, प्रभावशीलता को बढ़ा देगा, लेकिन खुद ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसलिए बच्चों यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो कैसे पोजीशन बताओगे, जैसे मैंने एमआरएनए बना दिया बच्चों, ये एमआरएनए हुआ 5 to 3 days एमआरएनए। इसमें यूटीआर की बात करूं तो कहां, 5th के पहले और 3rd के बाद, ऐसे मान लेते हैं। तो ये है यूटीआर, तो 5वें एंड के पहले मिलेगा, तीसरे एंड के बाद मिलेगा, वो यूटीआर है जो ट्रांसलेशन में भाग या पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर। तो आज का लेक्चर बच्चों अपन ने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें पहले डीएनए से एचएनआरएनए, देन एमआरएनए, प्रोकैरियोट है तो वहां सीधा डीएनए से एमआरएनए। प्रोकैरियोट में एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोट में 3 अलग अलग टाइप के पॉलीमरेज यूज होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में डिस्कस किया। अगला बच्चों जो लेक्चर है उसमें मैं अपन डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, जिसमें इस आरएनए से हम क्या सिंथेसाइज करेंगे, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों लेक्चर को अच्छे से देखा, सुना, समझा होगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक वही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।